lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो हमने जो लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 11th अकाउंटेंसी का ही, उसका आज कंटिन्यू करेंगे। हम ऑलरेडी 7 जो है प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं, जिसमें से 3 हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग और बाकी अदर्स चल रहे हैं, है ना, तो ये कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट एक प्रिंसिपल है जिसमें कहता है कि अकाउंटिंग के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, क्या होंगी, ट्रांजैक्शंस होगी, उसका इफेक्ट 2 साइड होगा। अगर कुछ रिसीव होगा तो कुछ पेमेंट भी होगी। ये समझ रहे हो इस बात को? आप कोई भी ट्रांजैक्शन लो, फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर परचेज किया, अब फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आया और कैश गया या उधारी बढ़ी, ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। सो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ ड्यूअल एस्पेक्ट। इसको इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाए। इन अदर वर्ड्स, हर ट्रांजैक्शन जो है एटलीस्ट 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगी। अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा ही होगा। इस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। इसी कंसेप्ट की वजह से जो बैलेंस शीट है वो क्या होती है, इक्वल होती है। मैंने आपको भी कितनी बार बताया कि बैलेंस शीट होती है एसेट्स लाइबिलिटीज, यहाँ उसकी पेमेंट होती है, यहाँ उसकी पेमेंट होती है, ये इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरीके से बनती है बैलेंस शीट, ठीक है। तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, लेकिन लाइबिलिटी के साथ एक और चीज़ आती है यहाँ पे, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसीलिए हमेशा इनका जो टोटल होता है वो लास्ट में सेम आता है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। या अगर अकेले कैपिटल को निकालना है तो लाइबिलिटी उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी क्या निकल गई, कैपिटल निकल गई। समझे? तो कह रहे जब भी कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो इसको 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट में जो है हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन में, ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन इंक्रीज या डिक्रीज दिखा रहा है एक साइड ऑफ इक्वेशन में, तो वो दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन में भी दूसरा इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 20 लाख कैश से और लोन लिया 5 लाख का फ्रॉम द बैंक, तो ये 25 लाख किसके इक्वल है, 25 लाख कैश भी पड़ा है हमारे पास, समझे, एसेट भी है, और साथ में प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, ठीक है। एसेट भी है 25 लाख की, और लाइबिलिटीज़ क्या है, 5 लाख का लोन, और कैपिटल हमने 20 लाख की लगाई ही है। ये बात समझ आई? तो इसीलिए हर ट्रांजैक्शन का 2 साइड इफेक्ट होता है, इसीलिए लास्ट में एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। फिर आता है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट या रियलाइजेशन कंसेप्ट। कहते हैं रिवेन्यू का मतलब क्या है, वो अमाउंट जो हम कैपिटल में ऐड करते हैं, मतलब सेल्स जो ही हमारी सेल्स से जो पैसा आया वो रिवेन्यू है। तो रिवेन्यू जब हम अर्न करते हैं सेल ऑफ गुड्स के कारण या सर्विस देने के कारण, तो उसको कब रिकॉग्नाइज करना है, हमें कब लिखना है कि वो रियलाइज हो गया। तो कहते हैं रिवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। वो आ गया ना सेम जो एक्रियल कंसेप्ट हमने किया था, ठीक है। तो जब लीगली क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ये पेन का मेरा बिजनेस है, पेन मैंने किसी को बेच दिया, अभी पैसा नहीं आया लेकिन ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गया, पेन उसका हो गया, तो मैं क्या करूंगी, रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करूंगी। ये होता है एक्रियल कंसेप्ट। एक होता है कैश बेसिस। अगर हम कैश बेसिस यूज करें तो ये सेल तभी मानी जाएगी अगर इसमें मुझे क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। समझे इस बात को? क्या आ गया, पैसा आ जाएगा, ठीक है। सो कहता है रिवेन्यू इन केस ऑफ इनकम सच एज रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन तभी रिकॉग्नाइज मानेंगे टाइम बेसिस पे। लाइक रेंट है जो मंथ का, चाहे रिसीव हुआ चाहे नहीं, हम उसको रिवेन्यू मांग लेंगे क्योंकि ड्यू तो हो ही गया ना। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। कहता अगर सेल हो रही है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे तो इंस्टॉलमेंट को ही रियलाइज मानेंगे। ये नहीं अब इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आ रहा है तो हम 10 लाख है, 10 इंस्टॉलमेंट 1-1 लाख की, तो 10 लाख का 10 लाख हमने रिवेन्यू मांग लिया, नहीं। जब 1-1 लाख आ रहा है तो उसकी को रिवेन्यू मांगेंगे। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तो रिवेन्यू को पोस्टपोन नहीं कर सकते हम, ठीक है, जब तक कंप्लीशन नहीं हो जाता फुल कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसलिए हम प्रोपोर्शनेट पार्ट जितना कंसीडर करते हैं, सिर्फ जितना आया उतना है, कैश बेसिस में यूज़ कर रहे हैं। और माइनिंग के टाइम पे भी रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है अकाउंटिंग पीरियड में, जब प्रोडक्ट मेड होता है, और सेल की टेंशन हम नहीं लेते इसमें, ठीक है। मतलब बेसिकली हम रियलाइजेशन में एक्रियल कंसेप्ट यूज़ करते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हम कैश बेसिस का यूज़ करते हैं। समझ आया? और ये एक्रियल बेसिस क्या है, कैश बेसिस क्या है, ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में कवर करवा चुकी हूँ, ठीक है, जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। इसका एक और चैप्टर है जो आगे आने भी वाला है, 4th चैप्टर वही है, ठीक है। फिर आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग बिल्कुल सेम जो ऊपर पड़ गया है, ड्यूअल एस्पेक्ट। कहता है ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी हमें नेट प्रॉफिट निकालना है बिजनेस ऑपरेशन से, सारी कॉस्ट जो रिवेन्यू उस साल की जितनी भी कॉस्ट है वो हम रिवेन्यू से माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट और रिवेन्यू मैच होने चाहिए। रिवेन्यू को हम सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, जो कॉस्ट आई वो माइनस कर देंगे, तभी हमारा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। समझे? तो रिवेन्यू जो है उसको हम इक्वल करेंगे किससे, कॉस्ट से, लेकिन इस साल की रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट हमने इनकर की है सिर्फ वही, ठीक है। सो फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड बाय मैचिंग कॉस्ट और रिवेन्यू कंसीडर हमें करना है।
तो ये क्या है, व्हेन एन आइटम ऑफ रेवेन्यू इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारे एक्सपेंसेस चाहे पे किए हैं चाहे नहीं किए, चाहे ड्यू है, वो हमने जो है मानने के एक्सपेंस है। व्हेन सम एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पार्टली पे किया और बाकी नेक्स्ट ईयर में जाएगा, तो जो पार्ट नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको हम प्रीपेड कहते हैं। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं आउटस्टैंडिंग, एक होता है प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग क्या होता है कि अभी खर्चा हमारा हो गया, लाइक ड्यू हो गया, पेमेंट करनी बाकी है। कैसे कि हमने फॉर एग्जांपल इस मंथ की जो भी एम्प्लॉयज़ हमसे काम तो ले लिया लेकिन सैलरी 31 को दे रहे हैं, तो हमारी वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है कि ड्यू हो गई है, पेमेंट करनी बाकी है। और प्रीपेड क्या है, पहले ही पेमेंट कर दी। अब इंश्योरेंस करनी थी अगले साल, पेमेंट इस साल भी कर दी, तो अगले साल वाली इस साल में हमने क्या कर दी, माइनस। तो ये माइनस कर देंगे कि नहीं, समझ रहे हो। देखो एग्जाम्पल देती हूँ, इंश्योरेंस थी, हमने प्रॉफिट शो किया, 50,000 का हमारा प्रॉफिट आ गया, जिसमें से हमने इंश्योरेंस का खर्चा इसमें से माइनस किया था, लगा लो 70,000 का। 70,000 के इंश्योरेंस में से 70,000 की इंश्योरेंस में से देखो 70,000 का हमने इंश्योरेंस पेमेंट की कोई, जिसमें से 50,000 तो इसी साल की थी, 20,000 नेक्स्ट ईयर की भी हमने पे कर दी। ये प्रीपेड होगी कि नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए अभी पे कर दिया, तो ये क्या है, प्रीपेड। और जब मैंने प्रॉफिट निकाला उस टाइम पे मैंने इंश्योरेंस का 70 का 70 ही माइनस करके, ठीक है, मैंने क्या निकाला, 20,000, 90,000 मेरी इनकम थी, 70 को ऐड करके 20,000 मैंने प्रॉफिट निकाल दिया। ये बात समझ आई। अब ये जो 20 आए, ये भी तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया ना 70 में से, तो कहता है ये 20 नहीं करने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 20 और ऐड करके इसमें से 20 माइनस करके 50 ही माइनस करो, सो दैट 40 क्या आए, हमारा प्रॉफिट आए। समझ आए। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमारे नेक्स्ट ईयर के हैं वो इस साल में ट्रीट नहीं करने हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और जो एट द एंड ऑफ द गुड्स रह गई, अनसोल्ड रह गई, ठीक है, वो अगले साल के लिए क्या होंगी, ओपनिंग स्टॉक होगी। तो क्लोजिंग स्टॉक को नेक्स्ट ईयर हम ओपनिंग स्टॉक में लेके जाएंगे, तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा वहाँ पे। और जो इनकम रिसीवेबल है वो हम ऐड करेंगे, जो पैसा आना है इस साल का वो हम ऐड करेंगे। ईजी है, सही है, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट लास्ट है ये हमारा। कहता है ये कंसेप्ट कहता है कि जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑब्जेक्टिव मैनर में लिखो, अपने पर्सनल बियासनेस को नहीं लेके आना बीच में। मतलब कि अगर मैं अकाउंटेंट हूँ तो जो चीज़ रियल है, फेयर ट्रू पिक्चर दिखाओ, वही लिखो। समझ आई। ये नहीं कि मैंने अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, लॉस कम करने के लिए या टैक्स से बचने के लिए, प्रॉफिट कम शो करने के लिए कुछ भी लिख दिया, नहीं। तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जो सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाओ, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाइबल मिल जाता है ना, बिल होते हैं, इनवॉइसेज होते हैं, लाइक कैश मेमोज, इनवॉइसेज वगैरह से रिकॉर्ड करना है ना। कहता फॉर एग्जाम्पल जब गुड्स को हम कैश पे परचेज करते हैं तो उसको कैश मेमो, कैश रिसिप्ट से करते हैं, क्रेडिट पे करते हैं तो इनवॉइस मिलती है, ठीक है, डिलीवरी चलान मिलता है। तो मतलब उनका क्या रखना है, प्रूफ रखना है। ये बात समझ आई। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है बेटा तो उसकी जो है प्रूफ होना चाहिए, वो पर्सनल बियासनेस पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये थे आपके प्रिंसिपल्स कंप्लीट, ठीक है। कंसेप्ट हमारे कंप्लीट हो गए। कंसेप्ट तो ये थे जो मतलब मानने ही मानने हैं। अब आगे कन्वेंशंस। अब मैंने आपको कन्वेंशंस क्या क्या बताया था। कन्वेंशंस जनरली एक्सेप्टेड है लेकिन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सो अकाउंटिंग कन्वेंशन में भी डिफाइंड एज कस्टम या जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस विच इज अडॉप्ट आइदर बाय जनरल एग्रीमेंट नॉर्मली, ठीक है, या कॉमन कंसेंट अमंग द अकाउंटेंट्स। लोगों ने आपस में मिलकर वैसे ही नॉर्मल बात कर लिया कि चलो ये मान ही लेंगे, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी। सो डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन का। लीगल पोजिशन, अकाउंटिंग कंसेप्ट लीगली एक्सेप्टेंस है, जबकि कन्वेंशंस एक कस्टम है, लाइक उस एरिया का रिवाज है कि वो इस चीज़ को मान के चलते हैं या कोई जनरल एग्रीमेंट उन्होंने कर लिया। रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग कंसेप्ट बेसिक एजम्पशन है जिसके बेस पे हम रिकॉर्डेड करेंगे, और कन्वेंशंस जो है P&L या बैलेंस शीट बनाते हुए ही हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है, लास्ट में फाइनल अकाउंट्स। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स वगैरह है जो कि हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हुए मानेंगे तो इजीली कंपेरेबल हो जाएगा डाटा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने अकाउंटिंग कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ पर्सनल, कोई रोल नहीं है पर्सनल के जजमेंट का इंडिविजुअल बेसिस का, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ये तो बने बनाए रूल्स हैं, ऐसे एज इट इज़ फॉलो करने हैं। लेकिन जो यहाँ पे है वो पर्सनल जजमेंट अलाउड होती है क्योंकि मानने चाहिए, ये वो वाले हैं। यूनिफॉर्म एडॉप्शन, ये सारे यूनिफॉर्म में मतलब सेम तरीके से अडॉप्ट करते हैं, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी हो कंपलसरी नहीं है। इजी। तो अब कन्वेंशंस 3 पढ़ने हैं। देखो कन्वेंशंस क्या है जो हमें मानने चाहिए। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है कि जितने भी एसेट्स, लायबिलिटी, जो भी हो रहा है सब कुछ दिखाओ। मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे अकाउंट्स में हमें होनी चाहिए वो सारी दिखानी है, कुछ भी छुपाना नहीं है। तो जैसे कंटीजेंट लायबिलिटीज़ नहीं छुपानी। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, कंटीजेंट मतलब सिचुएशनल, कल को शायद ये लायबिलिटी हो जाए ना हो जाए। फॉर एग्जांपल बताती हूँ, कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, कंपनी जीत भी सकती है, हार भी सकती है। हार गई तो इतना लॉस हो सकता है, वो हम किस में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के नोट्स में दिखाएंगे। बात समझ आई। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज़ ताकि सबको पता हो कि हाँ ये केस चल रहा है और कल को अगर हार गए तो ये लॉस हो सकता है इनको, है ना।
कोई भी हमने चेंज किया किसी भी प्रोविज़न में, किसी रूल में, तो वो भी बताना है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे हमें फुट नोट में बताने की कैसे हमने कैलकुलेट की है। तो मतलब इसमें क्या है, सारा डिस्क्लोज करना, मतलब कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर की हमें हर चीज़ जो है बतानी है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देनी है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। अब इसी का उल्टा है मटेरियलिटी। अब मटेरियलिटी क्या कहता है, मटेरियलिटी ये कहता है कि जितनी ज़रूरत है उतना बताओ। बात समझ है। इसका उल्टा कैसे हो गया, देखो कन्वेंशन एक्सेप्शन है किसकी, जो ऊपर पड़ा फुल डिस्क्लोजर का। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जिस आइटम जो इनसिग्निफिकेंट है, जिसका कोई डिसीजन पे कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, तो उसको मत दिखाओ। फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि अगर मैं एक डस्टबिन लेके आई 10 रुपये का और मैं एक लगा लो पेन का 2 पैकेट लेके आई 20 रुपये के, तो क्या मैं अलग से शो करूँगी अपने अकाउंट्स में? सीरियसली, मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, वो 10 रुपये की 20 रुपये की अलग ट्रांजेक्शन ही शो करेगी? वो इन सबको मिसलिनियस में या स्टेशनरी में डाल देगी। बात समझ आई। तो सबको जैसे 250-300 जितना भी मतलब हज़ारों में जाएगा ये, तब उसको शो किया जाएगा। तो वो कहता है कि इतने इतने मतलब आइटम्स को दिखाने की ज़रूरत नहीं है जो हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल नहीं है। ईजी, ठीक है। एक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, प्रूडेंस कहते हैं इसको, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। इसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी एंटीसिपेटेड लॉस है, हमें लगता है कि फ्यूचर में ये लॉस हो सकता है, उसको अभी से माइनस करके चलो। मैंने अभी आपको क्या बताया, आउटस्टैंडिंग वाला बताया ना। आउटस्टैंडिंग हम ऑलरेडी माइनस करके चलेंगे कि हमारे अभी पेमेंट करनी बाकी है, आज नहीं तो कल पेमेंट तो करनी है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, डेटर क्या होता है, मैंने आपको कल बताया। डेटर होता है जिनसे हमें पैसा लेना है। मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई अंजलि लिमिटेड है, ठीक है, मैंने किसी को 10,000 का सामान उधार में दे दिया, तो ये मेरे क्या बन गए, डेटर, क्योंकि मुझे पैसा आना है, कैश आना है, आज नहीं तो कल आएगा। ये मेरे क्या हो गए, डेटर हो गए। अब मुझे लगता है कि शायद ना ये मुकर जाएगा कल को, ये मेरे पैसे देगा नहीं, तो ये इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, मैं एक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाऊंगी कि मुझे डाउट है इस पर कि शायद ये 10,000 मेरे ना आए। बात समझ आई। तो ये चीज़ भी हम P&L बैलेंस शीट में लिख के चलते हैं कि जो मुझे डाउट है या मुझे लगता है एंटीसिपेटेड लॉसेज है। तो इसने बताया कि जितने मुझे लॉसेज वगैरह लगते हैं वो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले ही शो करके चलूंगी, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। बात समझ आई। और अगर ये पैसे आ गए तो सबसे अच्छी बात है, प्रोविजन को खत्म कर देंगे, ठीक है। सो इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यूड किया है वो बताना है। कहता है क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूड करना है कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस क्यों, हम ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं जी, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है, वो मैंने अभी आपको बताया कि मुझे डाउट है जिन पे। जॉइंट लाइफ अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसको सरेंडर वैल्यू पे ही शो करना है। और पेंडिंग कोई लो वो या ना केस है तो उसके बारे में बताना है। तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे P&L में कम प्रॉफिट शो होगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखो आज आप ज़्यादा प्रॉफिट दिखा दो और कल को वो कोई केस हम हार गए, या फिर फॉर एग्जांपल कोई डाउटफुल डेट जो है हो गए, मतलब डेट उन्होंने पैसे नहीं दिए, बैड डेट्स हो गए, तो वो उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो लोगों को दिक्कत नहीं हो जाएगी। शो तो इन्होंने ज़्यादा किया था, है इनके पास है नहीं, ठीक है। इससे जो है बैलेंस शीट भी वो है अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट जो है लाइबिलिटीज़ की दिखाएगी एक्चुअल वैल्यूज में। समझ आया, इजी है। ये आपके थे कंसेप्ट, बेसिक टर्म्स, ये आपको कंप्लीट करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.